शनि यदि पहुंच जाएगा द्वादश भाव में तो ये मोक्ष का हेतु बन जाता है, वैराग्य का कारक बन जाता है, सन्यासी जीवन का कारक बन जाता है। इसके साथ अगर केतु की युति बन रही है तो शनि केतु यदि द्वादश भाव में है तो मोक्ष निश्चित है। क्या ये कुछ भौतिक रूप से अचीव कर पाते हैं जब 12वें घर में शनि चले जाते हैं? ऐसे लोगों को खास करके हॉस्पिटलाइज होना या अस्पताल पे दवाइयों पे खर्चे होना, ये अनावश्यक खर्चे हैं जो व्यर्थ में होंगे। तो इनसे बचने के लिए, और जो गुरुजी कहा जाता है कि शनि 12वें घर में अच्छा रिजल्ट देते हैं क्योंकि क्रूर ग्रह हैं, तो इनका अच्छा रिजल्ट क्या होता है 12वें घर में? ऐसे लोग जिनका द्वादश भाव में शनि है, ऐसे लोगों का शारीरिक आकृति, नेत्र, बाल इत्यादि बहुत अच्छे होते हैं, तो शारीरिक रूप से भी स्वस्थ होंगे या राजा के समान सुख सौभाग्य भी भोग सकते हैं। इसके अलावा ऐसे लोग किंग मेकर बन सकते हैं। अच्छा। तो शनि यदि अष्टम भाव में आपका है तो ऐसे लोग शारीरिक रूप से काफ़ी स्ट्रांग होंगे, पराक्रम को प्रकट करने वाले होंगे, पुरुषार्थ को प्रकट करने वाले होंगे। साथ ही साथ ऐसे लोगों के ऊपर किसी प्रकार का कोई भी टोना टोटका, ऊपरी हवा, इसका असर नहीं होता। अगर शुक्र 8th हाउस में चला गया, अकाल मृत्यु से आपकी रक्षा करेगा, दुर्घटना से आपका बचाव करेगा, एक्सीडेंटल डेथ से आपकी रक्षा करेगा, जो मृत्यु तुल्य कष्ट हैं उनसे आपकी रक्षा करेगा। और खास करके ऐसे जातक जिनका शुक्र अष्टम भाव में है, उनका अपनी पत्नी के साथ तो अनबन बनी रहेगी, लेकिन इसके अलावा अन्य महिलाओं के साथ उनका प्रेम भाव बना रहेगा। राजयोग शब्द आ गया, ये सूचक है सौभाग्य का, लेकिन लिखा विपरीत। तो यानी कि बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत संघर्ष करना पड़ेगा, बहुत पुरुषार्थ करना पड़ेगा, हिम्मत नहीं हारनी होगी, तो आपके जीवन में राजयोग के द्वार उद्घाटित हो जाते हैं। नमस्कार भारत, आप देख रहे हैं स्पीकिंग ट्री। मैं हूं आपके साथ हिला गोस्वामी। आप सभी अपनी अपनी कुंडली निकाल लीजिए, बर्थ चार्ट को देखिए और देखिए कि 6, 8, 12 जो घर हैं वहाँ पे कौन से ग्रह बैठे हैं, क्योंकि आज के पॉडकास्ट में हमने इन त्रिक भावों में बैठे उन ग्रहों को डिस्कस किया है जो बहुत बेहतरीन रिजल्ट देते हैं। आपने जनरली सुना होगा हमारे पॉडकास्ट में, या जनरली आपने जिसका भी पॉडकास्ट देखा होगा, सुना होगा कि जो त्रिक भाव होता है ये बड़े खराब ग्रह होते हैं, लेकिन ये खराब ग्रह भी आपकी लाइफ में बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं, बहुत बड़े बड़े राजयोग क्रिएट कर सकते हैं। तो कौन से ग्रह हैं जो यहाँ आकर महाविपरीत राजयोग बना देते हैं या फिर शत्रु हंता योग बना देते हैं कि आपके आगे शत्रु टिकेंगे ही नहीं। आप जीवन भर जहाँ शत्रु ने सर उठाया वहाँ आपने खत्म कर दिया। खत्म करना मतलब ये एक मेटाफर है, ये एक रूपक है, मतलब कि आपके आगे शत्रु नहीं टिकेंगे, आप उन पर विजय प्राप्त कर लेंगे। साथ ही हमने ये भी डिस्कस किया है कि जब 6th लॉर्ड 8th हाउस में या 8th लॉर्ड 12th में या इनमें एक्सचेंज हो जाता है, तब व्यक्ति के जीवन में क्या बदलाव आता है और कैसे उसको अपनी लाइफ लीड करनी चाहिए। लास्ट में कुछ रेमेडीज़ भी आपको मिलेंगी, तो लास्ट तक बने रहिएगा। मैं आज के मेहमान से आपका परिचय कराती हूँ। मैं स्वागत करना चाहूँगी रेनाउंड स्पिरिचुअल गुरु एंड एस्ट्रोलॉजर योग भूषण गुरु जी का। गुरु जी बहुत बहुत स्वागत है स्पीकिंग ट्री। ब्रह्मोजी नाडम कैसे हैं गुरु जी आप? बहुत बढ़िया गुरु जी। आज एक बहुत ही खास, मेरे दिल का जो बहुत खास विषय है ना, कुंडली के 12 भावों में से मुझे त्रिक भाव सबसे ज़्यादा पसंद हैं, 6, 8, 12। और सिर्फ मुझे पसंद नहीं है, मुझे ऐसा लगता है कि 6, 8, 12 को हमने ऐसे ही नेगेटिव मान लिया है, लेकिन ये बहुत रहस्यों से भरे हुए भाव होते हैं। तो आज हम 6, 8, 12 में बैठे उन ग्रहों को समझेंगे जो यहाँ बैठकर बहुत बेहतरीन रिजल्ट देते हैं। तो सबसे पहले तो आप त्रिक भाव 6, 8, 12 को कैसे देखते हैं, मैं ये जानना चाहूँगी। देखिए, जन्म कुंडली के 12 भाव अपने आप में विशिष्ट और महत्वपूर्ण है। हर एक भाव का अपना एक प्रभाव है। भारतीय ज्योतिष में जो कुंडली का 6वां भाव है उसको हम देखते हैं रोग, रिपु और ऋण के लिए, कि आपके शरीर में कौन सी बीमारी हो सकती है, रिपु आपके शत्रु कैसे हो सकते हैं, और साथ ही साथ कर्जा आपको कितना रहेगा। अष्टम भाव देखा जाता है मृत्यु को। मृत्यु के अलावा मृत्यु तुल्य रोग, मृत्यु तुल्य कष्ट, आपके जीवन में कोई दुर्घटना, रहस्यों से भरा हुआ भाव है अष्टम भाव। साथ ही साथ जो 12वां भाव है, जो जन्म कुंडली का अंतिम भाव है, वो आपके जीवन के अंतिम समय को दर्शाता है। अच्छा। या अंतिम जीवन को दर्शाता है। इस संसार के परिभ्रमण में जो आपने अंतिम अवस्था को प्राप्त करना है वो दर्शाता है आपकी जन्म कुंडली का 12वां भाव। तो मोक्ष का भाव है 12वां। इसके अलावा जन्म भूमि से अन्यत्र गमन या कि विदेश यात्रा, ये दर्शाता है 12वां भाव। अस्पताल का भाव 12वां भाव है। तो इसलिए तीनों जो हैं
छठवां, आठवां और 12वां, सामान्य भाषा में इन्हें अशुभ घर कहा जाता है जन्म कुंडली का। और इसमें यदि कोई शुभ ग्रह आकर के बैठ जाता है तो वो लग्न की जो समस्या है या लग्नेश की जो समस्या है उसको थोड़ा सा कम कर सकता है। लेकिन कोई अशुभ ग्रह आकर के बैठ जाए तो वो माइनस माइनस इज इक्वल टू प्लस हो जाता है। अच्छा। जैसे मान लीजिए अगर छठवें भाव में राहु ग्रह आकर के बैठ जाता है तो राहु षष्ठम भाव का अरिष्ट को कम करता है, अरिष्ट का निवारण करता है। सेम यही कंडीशन केतु के साथ में भी है कि केतु यदि द्वादश भाव में हो या छठे भाव में हो तो ऐसे व्यक्ति के शत्रु या तो होंगे नहीं, होंगे तो वो हमेशा शत्रु पराजित करता रहेगा, वो हमेशा शत्रु विजय प्राप्त करता रहेगा। इसलिए षष्ठम भाव, अष्टम भाव और द्वादश भाव ये तीनों भाव अशुभ हैं, लेकिन यदि इसमें कोई भी अशुभ ग्रह भी आकर के बैठ जाता है तो उसकी अशुभता कम हो जाती है। तो अशुभ ग्रहों में हम किन किन ग्रहों को लेते हैं गुरुजी? देखिएगा, मूल रूप से सामान्य रूप से एकदम चर्चा करें तो शनि को लोग अशुभ मान लेते हैं, क्रूर ग्रह। हाँ, शुक्र को दैत्य गुरु मान लेते हैं, राहु और केतु दोनों रहस्यमय ग्रह हैं। तो इनकी जो एनर्जी है, इनकी जो वाइब है, लोग उनको अशुभता की कैटेगरी में रखते हैं। तो इनमें से कोई भी ग्रह यदि आकर के बैठता है षष्ठम में या अष्टम में या द्वादश भाव में तो वहाँ उनकी पोजीशन चेक की जाती है कि उनकी डिग्री कितनी डिग्री क्या है वो, और उसकी पोजीशन क्या है, साथ में आपकी राशि क्या है, आपका लग्नेश कौन से हैं, लग्नेश की स्थिति क्या है। क्योंकि मूल रूप से जन्म कुंडली की दो ही चीजें हैं, आपके राशि के स्वामी कहाँ बैठे हुए हैं और आपके लग्न के स्वामी कहाँ बैठे हुए हैं, उनकी पोजीशन क्या है। और जैसे आपने शनि की बात की कि लोग शनि को अशुभ ग्रह या क्रूर ग्रह की दृष्टि से देखते हैं, और अगर शनि आ गए 6, 8, 12 में तो इनका रिजल्ट क्या होता है? देखिए, शनि जो है कर्म फल प्रदाता है और एक तरीके से वो न्यायप्रिय ग्रह है। वो कभी भी आपके जीवन के साथ में कोई भी गलत गतिविधि नहीं करता। लोग शनि को शत्रु मानते हैं, मैं कहता हूँ शनि शत्रु नहीं है। शनि आपका वो मित्र है कि जब भी आप किसी भी गलत ट्रैक पे जाओगे तो वो थप्पड़ मारने की हिम्मत रखता है, वो आपको वापस सही रास्ते पर लाना जानता है। आपके जीवन में जितने भी संघर्ष आते हैं, जितने भी परीक्षाएं आप देते हैं अपने जीवन में, वो सभी परीक्षाओं को केंद्रीकरण करता है शनि। तो इसलिए शनि आपकी ऊर्जा को सकारात्मक बनाता है, इसलिए कभी भी शनि से डरने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, इतना जरूर है कि जब शनि की महादशा आएगी या शनि की 7.5 आएगी, अब जैसे मेष राशि में शनि की 7.5 चल रही है, तो इनको संघर्ष बहुत करना पड़ेगा। मानसिक संघर्ष बहुत रहेगा, शारीरिक संघर्ष बहुत रहेगा, और उसके बाद सफलता मिलेगी। तो यदि षष्ठम भाव में शनि है या अष्टम भाव में शनि है या द्वादश भाव में शनि है, शनि यदि पहुंच जाएगा द्वादश भाव में तो ये मोक्ष का हेतु बन जाता है, वैराग्य का कारक बन जाता है, सन्यासी जीवन का कारक बन जाता है। इसके साथ अगर केतु की युति बन रही है तो शनि केतु यदि द्वादश भाव में है तो मोक्ष निश्चित है, क्योंकि 7 ग्रहों में अंतिम ग्रह शनि है, 9 ग्रहों में अंतिम ग्रह केतु है। तो दोनों अंतिम ग्रह शनि और केतु जन्म कुंडली के अंतिम भाव में आकर के बैठ गए, यानी कि द्वादश भाव में आके बैठ गए, तो आपका ये जीवन जो है, ये जो संसार का जो परिभ्रमण है वो आपका अंतिम है। इसके बाद आपको मुक्ति मिल जाएगी। गुरुजी, अगर शनि 12वें घर में चला जाए तब क्या होगा? शनि द्वादश भाव में हो तो वो वैराग्य का कारक बन जाता है, आपके जीवन में सन्यासी जैसे परिणाम लेकर के आता है। संसारिक कार्यों से आपके जीवन में वैराग्य की भावना जागृत हो जाती है। कई सारे ऐसे लोग होते हैं जिनका शनि 12वें भाव में है, तो या तो वे अपने जन्मभूमि से अन्यत्र निवास करेंगे, अच्छा, विदेश यात्रा के अच्छे योग बन जाते हैं। कई बार ऐसी शारीरिक कष्ट भी हो जाते हैं जो रहस्यमयी होती हैं, जो बीमारियां खुल के सामने नहीं आ पाती हैं। और ऐसे लोग अपने जीवन में, मैं कहता हूं कि घर में रह करके भी वैराग्य जैसे जीवन जीते हैं। क्या ये कुछ भौतिक रूप से अचीव कर पाते हैं जब 12वें घर में शनि चले जाते हैं? देखिए, भौतिक रूप से अचीव करने के लिए ऐसे लोगों का जो सुख और सौभाग्य, साथ में समृद्धि के योग अच्छे बन जाते हैं। लेकिन 12वां भाव है व्यय का भाव, तो खर्चे, अनावश्यक खर्चे बहुत होते हैं, व्यर्थ के खर्चे बहुत होते हैं। यदि ऐसे जातक जिनके द्वादश भाव में शनि है, तो ऐसे जातकों को अपना बजट प्रॉपर तरीके से बना के चलना चाहिए ताकि वे खर्चों पर नियंत्रण कर सकें और व्यर्थ के खर्चों से बच सकें। ऐसे लोगों को खास करके हॉस्पिटलाइज होना या अस्पताल पे दवाइयों पे खर्चे होना, ये अनावश्यक खर्चे हैं जो व्यर्थ में होंगे। तो इनसे बचने के लिए आप नियमित योग का अभ्यास करें, ध्यान का अभ्यास करें, प्राणायाम का अभ्यास करें, अपने शरीर का विशेष ध्यान रखें। और जो गुरुजी कहा जाता है कि शनि 12वें घर में अच्छा रिजल्ट देते हैं क्योंकि क्रूर ग्रह हैं, तो इनका अच्छा रिजल्ट क्या होता है 12वें घर में? अच्छे रिजल्ट में देखिए, ये राजा समान सुख भोगते हैं। ऐसे लोग जिनका द्वादश भाव में शनि है, ऐसे लोगों का शारीरिक आकृति, नेत्र, बाल इत्यादि बहुत अच्छे होते हैं।
तो शारीरिक रूप से भी स्वस्थ होंगे या राजा के समान सुख सौभाग्य भी भोग सकते हैं। इसके अलावा ऐसे लोग किंग मेकर बन सकते हैं। अच्छा। ये स्वयं भी अपने आप में, बहुत सारे सन्यासी होते हैं जो किंग मेकर जैसे चाणक्य हैं। तो शनि यदि आपके प्रभावी है, तो आप स्वयं यदि राजा नहीं बन पाए तो आप ऐसे शक्ति को धारण करते हैं कि आप स्वयं राजा बना सकते हैं, राजसिक वैभव को आप भोग सकते हैं। गुरुजी, अष्टम के शनि को बोलते हैं कि शनि का अष्टम भाव हेडक्वार्टर माना जाता है, कारकत्व मिला हुआ है, तो यहाँ शनि बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं, आपको क्या लगता है? देखिए, शनि अष्टम भाव में है तो अष्टम भाव जो है वो मृत्यु का कारक है, बीमारी का कारक है, मृत्यु तुल्य कष्ट का भी कारक है। ठीक है, इसके अलावा रहस्यमयी घर है वो। तो जब शनि अष्टम भाव में है तो ऐसा जातक जो है वो खास करके परामनोविज्ञान की तरफ आकर्षित होगा। अच्छा। पैरामेडिकल साइंस की तरफ, वर्तमान में उसको हम कहें तो ऑकल्ट की तरफ आकर्षित होगा। उसका ध्यान जो है वो ज्योतिष में, वास्तु में, तंत्र में, मंत्र में, रहस्यमय विद्याओं में बहुत होगा। और ऐसा व्यक्ति अकाल मृत्यु से स्वयं की रक्षा करता है। जो आकस्मिक डेथ जो होती है या मृत्यु तुल्य जो कष्ट होता है उससे उसका जीवन बचा रहता है। ऐसा व्यक्ति जिसके अष्टम भाव में शनि है, उसके ऊपर किसी भी प्रकार की नेगेटिव एनर्जी या नेगेटिव एंटिटी का असर नहीं होगा। जिन लोगों को जल्दी से नजर लग जाती है, जिन लोगों के ऊपर जल्दी से टोना-टोट का असर हो जाता है, ऐसे लोगों के ग्रह नक्षत्र कमजोर होते हैं। तो शनि यदि अष्टम भाव में आपका है तो ऐसे लोग शारीरिक रूप से काफी स्ट्रांग होंगे, पराक्रम को प्रकट करने वाले होंगे, पुरुषार्थ को प्रकट करने वाले होंगे। साथ ही साथ ऐसे लोगों के ऊपर किसी प्रकार का कोई भी टोना टोटका, ऊपरी हवा, इसका असर नहीं होता। गुरुजी, शुक्र को देखते हैं कि शुक्र त्रिक भाव में कैसा असर करते हैं। छठे घर में जब शुक्र होते हैं तो कैसा रिजल्ट होता है? देखिएगा, शुक्र दैत्य गुरु हैं और मैंने कहा कि अशुभ ग्रह में अशुभ ग्रह आके बैठ जाता है तो वो पॉजिटिव फल देता है। खास करके षष्ठम भाव के जो शुक्र हैं वो आपके जीवन में दाम्पत्य रूप से आपको अच्छा फल नहीं देते। अच्छा। लेकिन इसके अलावा आपके जीवन में विलासिता रहेगी, आपका जीवन आलसी बन सकता है, प्रमादी बन सकता है। साथ ही साथ जो शरीर में गुप्त बीमारियां हैं जिनकी होने की संभावना रहती है और इन्फेक्शंस हैं, उनसे भी आपकी रक्षा होती है। तो शुक्र जो है वो आपको गुप्त बीमारियों से बचाता है, गुप्त शत्रुओं से आपकी रक्षा करता है। जो आपके जीवन में छिपे शत्रु हैं, कहते हैं आस्तीन के सांप, तो उनसे भी आपकी रक्षा करता है। बाकी शुक्र की जब पॉजिटिविटी आती है तो आपका शरीर का गौर वर्ण होगा, शरीर सुंदर होगा, आपके जीवन में जो विलासिता है वो बहुत होगी। कई बार ऐसे लोग जिनका शुक्र अच्छा है, अच्छे घर में बैठा हुआ है, तो ऐसे लोग विलासिता की तरफ आकर्षित हो जाते हैं, जो उनके लिए खास करके शनि को नेगेटिव कर देते हैं। अच्छा। जब आप विलासिता की तरफ आकर्षित होंगे, आलस में आ जाएंगे और अपने जीवन में डिसिप्लिन को फॉलो नहीं करेंगे, तो फिर ऐसे लोग फिर धीरे धीरे करके शनि की नेगेटिविटी झेलने की तैयार हो जाते हैं। तो उनको कई बार कोर्ट कचहरी के मामलों में, वाद विवाद में जाना पड़ता है। तो ऐसे लोगों के ऊपर कोर्ट कचहरी के बहुत सारे केस वगैरह हो जाते हैं। तो ऐसे लोगों को बड़ा सावधान रहने की आवश्यकता है कि जो आपको मिला है उसको सही यूज करो, उसका मिस यूज मत करो। ये मैं सभी के लिए कहता हूं कि आपके कुंडली में जिन ग्रहों की पॉजिटिविटी है, उन ग्रहों की पॉजिटिविटी का यूज करो, मिसयूज मत करो। कई बार लोग अपनी जन्म कुंडली की पावरफुल जितने भी जो भी पावर है उसका मिसयूज करना शुरू कर देते हैं कि मुझे तो बस ये सब ऐसे मिला है। लेकिन धीरे धीरे करके वो पावर को जब अगर मिसयूज करोगे तो वो पावर जल्दी खत्म हो जाएगी। बिल्कुल। यही सिद्धि का विज्ञान का भी ये कहना है कि यदि आपके पास कोई सिद्धि है और अगर आप उसका मिसयूज करते हैं तो वो सिद्धि शीघ्र खत्म हो जाती है। सेम यही आपके जन्म कुंडली के ग्रहों की पोजीशन है कि अगर आप उसका मिसयूज करेंगे तो पॉजिटिविटी धीरे धीरे करके खत्म हो जाएगी। अगर शुक्र 8th हाउस में चला गया, अकाल मृत्यु से आपकी रक्षा करेगा, दुर्घटना से आपका बचाव करेगा, एक्सीडेंटल डेथ से आपकी रक्षा करेगा, जो मृत्यु तुल्य कष्ट हैं उनसे आपकी रक्षा करेगा। और खास करके ऐसे जातक जिनका शुक्र अष्टम भाव में है, उनका अपनी पत्नी के साथ तो अनबन बनी रहेगी, लेकिन इसके अलावा अन्य महिलाओं के साथ उनका प्रेम भाव बना रहेगा, जिनको कहते हैं ना एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स। अच्छा गुरुजी, मैंने शुक्र के अष्टम भाव का एक फल ये भी सुना है और ये मैंने बड़े बड़े मिस्टिक्स से सुना है कि शुक्राचार्य को ना मृत संजीवनी प्राप्त थी। तो जब भी शुक्र अच्छे रूप में अष्टम भाव में आता है, अच्छा रूप मतलब स्ट्रॉन्ग पोजीशन होल्ड करता है, शुभता उसकी शुभता होती है जब उसकी, और वो अष्टम में होता है, तो कहीं ना कहीं वो आपको एक हीलर भी बनाता है और अकल्ट में ऐसी ऐसी विद्याओं में पारंगत बनाता है जो हमने सोची भी ना हो। ऐसा होता है? मौन रूप से हीलिंग देते हैं।
ऐसे जातक जिनके पास में शुक्र की पावर है और अष्टम भाव में है, तो वो स्वयं के लिए तो एक तरीके से पूर्ण आयु प्राप्त करते ही हैं, पूर्ण आयुष्य प्राप्त करते हैं। साथ ही साथ ऐसे जातकों का आशीर्वाद भी फलित होता है, क्योंकि ये पंचम काल है, ये कलयुग है। कलयुग में जो है वो अशुभ ग्रहों की प्रधानता और अशुभ ग्रहों का प्रभाव ज्यादा रहेगा। ओके। शुक्र 12वें भाव में, 12वीं राशि में एग्जॉल्टेड भी होता है शुक्र। देखिए, बहुत अच्छी बात है कि शुक्र यदि 12वें भाव में है तो आपके पास में धन संपत्ति की कमी नहीं रहेगी। आप कमाएंगे बहुत, खर्चा भी बहुत करेंगे, लेकिन खर्चे से आपकी जो इनकम है वो ज़्यादा रहेगी हमेशा। अच्छा। हाँ, तो आपको कभी भी घबराने की आवश्यकता नहीं है कि शुक्र यदि द्वादश भाव में है। साथ में ये देखना बहुत जरूरी है कि शुक्र बैठा किसके साथ में है, शुक्र की युति किसके साथ में है, और आपको अपने पुरुषार्थ में कमी भी नहीं करनी है। कई बार ऐसा होता है कि भाई मेरे पास तो सब कुछ, मैं तो सिल्वर स्पून लेके पैदा हुआ हूँ, मुझे कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन यदि आप मेहनत नहीं करेंगे तो सब कुछ आपके हाथ से चला जाएगा। तो पुरुषार्थी बनना बहुत जरूरी है। इसलिए शुक्र यदि द्वादश भाव में है तो आपके जीवन में अच्छे योग बनते हैं, धन संपत्ति को जुड़े हुए, धन समृद्ध जुड़े हुए, और आर्थिक रूप से आप काफ़ी संपन्न रहते हैं। ऐसे लोगों को मैं कहता हूं कि एक्सपोर्ट का व्यापार काफ़ी फलीभूत होता है। जो लोग ऐसे होते हैं शुक्र जिनके द्वादश भाव में, तो ऐसे लोग व्यापार विदेश के साथ या विदेशियों के साथ यदि व्यापार करेंगे तो काफ़ी फलीभूत होगा। ओके। क्या आप त्रिक भावों में मंगल को भी अच्छा मानते हैं? बिकॉज मंगल एक क्रूर ग्रह है। मंगल आपके जीवन में पुरुषार्थ का प्रतीक है, पराक्रम का प्रतीक है, पौरुष का प्रतीक है। तो इसलिए मंगल को हम ये कहते हैं कि ठीक है, मंगल क्रूर ग्रह जरूर है, लेकिन मंगल की जो पोजीशन है त्रिक भावों में वो सामान्य रूप से अच्छी नहीं की जा सकती। अच्छा अच्छा। इसलिए मंगल यदि छठे भाव में है या आठवें भाव में है या 12वें भाव में है, 12 मद मंगलिक हो जाएगा। तो इसलिए ये जो है मंगल की पोजीशन इन त्रिक भावों में अच्छी नहीं मानी जाती। राहु का आपने 6th का तो बता दिया। राहु को एक बार 8वें घर में भी समझते हैं कि जब राहु 8वें घर में होता है तब क्या रिजल्ट देते हैं? अष्टम भाव में राहु आपके जीवन में आकस्मिक रोगों से रक्षा करेगा, आपके पास में ऐसी पावर जनरेट करेगा, क्योंकि मिस्टीरियस ग्रह है और मिस्टीरियस ग्रह मिस्टीरियस भाव में बैठा हुआ है। तो आपके जीवन में क्या चल रहा है, आपके मन में क्या चल रहा है, ये कोई भी तीसरा व्यक्ति दूसरा व्यक्ति समझ नहीं सकता। और आपके पास कुछ ऐसी पावर होंगी जिससे आप अपना भी भला कर सकते हैं और दूसरा भला कर सकते हैं। ये आपके पास पावर आ जाती है जब आप अष्टम ग्रह में जब राहु आके बैठता है। तो आप स्वयं की रक्षा भी कर सकते हैं, साथ में आप औरों की रक्षा करने में भी सहयोगी बन सकते हैं। क्या ऐसा भी होता है गुरुजी, मतलब ये मैंने देखा है प्रैक्टिकल उसमें, कि जिन लोगों के कुंडली में अष्टम भाव में राहु होता है, हालांकि राहु को कहते हैं लोग कि छलावा ग्रह है, छलिया ग्रह है, अच्छे रिजल्ट्स नहीं देता है, क्रूर ग्रह है, मतलब पापी ग्रह माने जाते हैं राहु, लेकिन जिनका भी अष्टम का राहु होता है ना, वो आपको ये पेन दे के भी दे देना कि सुनो ये पेन है, तुम फर्स्ट आ जाओगे। वो व्यक्ति एक्चुअली अगर फेथ है ना सामने वाले का तो वो फर्स्ट आ जाएगा। अष्टम भाव का राहु आपको वाक सिद्धि का कारक बना सकता है। तो मतलब ये होता है। यस। देखिएगा, राहु के प्रति जो लोगों के मन में भ्रम है, राहु खुद भ्रम देने वाला ग्रह है। ठीक है ना, तो राहु के प्रति भ्रम मत पालिए। कलयुग का जो स्वामी है वो राहु ग्रह है। आपको यदि अपने जीवन में तरक्की हासिल करनी है तो राहु की पॉजिटिविटी लेना बहुत जरूरी है। आजकल ज्यादातर लोग जो निवेश करते हैं स्टॉक मार्केट में, क्रिप्टो करेंसी में, यदि वहां भी आपको प्रॉफिट जनरेट करना है तो राहु की कृपा लेना जरूरी है। तो राहु को नेगेटिव कह करके आप अपने जीवन में राहु की नेगेटिविटी मत लाइए। राहु एक अच्छा ग्रह है जो आपको फर्श से अर्श तक ले जा सकता है। अगर आपको अपने जीवन में आकस्मिक धन प्राप्ति करनी है तो राहु का सपोर्ट होना बहुत जरूरी है। ओके। 12वें घर में जब राहु आता है तब क्या अच्छे रिजल्ट देता है? जीवन बोध का कारक बन जाता है, मुक्ति बोध का कारक बन जाता है, साथ ही साथ विदेश यात्राएं बहुत करते हैं, और ऐसे लोग अपने मस्तिष्क और बौद्धिक क्षमताओं से, ऐसे लोग अपने आइडियाज से बहुत ऊंचे पदों पर आसीन रहते हैं। ओके। तो अगर किसी का 12वें घर का राहु है तो वो एक्सपेक्ट कर सकता है कि वो हायर पोजीशन गेन करेंगे, प्रमोशन के अच्छे योग बनते हैं, विदेशों में अच्छी कंपनियों में अच्छे पदों पर आसीन होने के योग बनते हैं। राहु जो है वो आपके मन में अच्छे अच्छे ख्यालात पैदा करता है। अच्छे आइडियाज के लिए राहु का सपोर्टिव होना बहुत जरूरी है। मान लीजिए अगर किसी की कुंडली में राहु बहुत अच्छे पोजीशन में है, 8वें में है या 12वें घर में है, या फिर जनरली लोग कहते हैं कि 6, 10, 11 की पोजीशन बहुत अच्छी राहु की मानी जाती है, बेस्ट पोजीशंस होती हैं। आइडियाज़ तो बहुत हैं,
लेकिन एग्जीक्यूट नहीं हो पा रहे हैं, या वो जिस जगह काम कर रहे हैं या जिस बिजनेस में हैं या जिस घर में हैं वहाँ उन आइडियाज़ की वैल्यू नहीं है, वहाँ उनकी कुंडली में क्या लैक कर रहा होता है कि राहु तो है, आइडियाज़ भी हैं, लेकिन कुछ हो नहीं रहा है। अगर बुध की पोजीशन कमजोर होगी, राहु के साथ साथ बुध का अच्छा होना बहुत जरूरी है। कई बार मैंने ऐसे देखा है कि राहु की पोजीशन बहुत अच्छी है लेकिन बुध की पोजीशन अच्छी नहीं है। बुध या तो सूर्य के साथ बेटा अस्त हो जाएगा, तो बुध की पोजीशन अच्छी ना होने की वजह से राहु का जो पूरा फल आपको मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पाता। साथ ही साथ मंगल की पोजीशन क्या है, सूर्य की पोजीशन क्या है, शनि की पोजीशन क्या है, तो ये सारे के सारे ग्रह अगर पॉजिटिविटी के साथ बैठे हुए हैं तो राहु अपना पूरा फल देता है। राहु अच्छी पोजीशन में है, दसम भाव में है, एकादश भाव में है, तो आपके मन में अच्छे ख्यालात भी आएंगे, अच्छे आइडियाज भी आएंगे। उन्हें इंप्लीमेंट करने के लिए बुध का सपोर्ट करना बहुत जरूरी है। कर्म फल दाता शनि का सपोर्ट करना बहुत जरूरी है। अगर वो कमजोर होंगे तो फिर राहु का पूरा फल आपको नहीं मिलेगा। मैं हमेशा कहता हूं कि राहु जिसकी कुंडली में दसम भाव में है, एकादश भाव में है, ऐसा व्यक्ति यदि कोई आइडिया दे रहा है तो उस आइडिया को अपनी लाइफ में आप इंप्लीमेंट करना शुरू कर दो, आपकी लाइफ अच्छी हो जाएगी। जिनकी जन्म कुंडली में 11वें भाव में यदि राहु बैठा हुआ है, यदि वो किसी चीज को खरीदने की सलाह दे दे और आपने वो चीज खरीद ली तो वो आपको 100% प्रॉफिट देके जाएगी। तो जितने भी रिसर्च एनालिसिस्ट हैं स्टॉक मार्केट में, क्रिप्टो करेंसी में, प्रॉपर्टी में या किसी बिजनेस में, या कोई भी बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर के पद पर आसीन है, मैं कहता हूं कि उसका राहु 11th हाउस में होगा तो वो उस बिजनेस को जाने कहां से कहां ले जाएगा, क्योंकि उसके आइडिया पे ही काम करना है। और मैंने देखा बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों में एक ऐसा व्यक्ति अपॉइंट किया जाता है जिसका काम ही है बस आपको केवल यस और नो करना है, इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है। आपको सारी की सारी सुख सुविधाएं मिलेंगी, सारी व्यवस्थाएं मिलेंगी, आपकी सैलरी भी हायर होगी, आपको केवल और केवल यस और नो में हमें जवाब देना है। और उस पर वो कंपनियां काम करती हैं और वो कंपनियां अपने प्रॉफिट को जनरेट करती हैं। तो ये केवल डिसीजन मेकिंग पावर जो है ना, तो पॉजिटिव डिसीजन मेकिंग पावर आती है राहु की कृपा से। केतु को ले लेते हैं। केतु 6th हाउस में जब आते हैं तो क्या रिजल्ट देते हैं? केतु जब 6th हाउस में आएंगे तो देखिएगा शत्रु पराभव हो जाएगा। शत्रुहंता योग जिसको हाँ, कहते हैं। शत्रुओं का पराभव हो जाएगा, शत्रु पैदा ही नहीं होंगे, अपराजित योग बनता है। आप अगर किसी प्रकार के कोर्ट केस में हैं या कानूनी विवाद में हैं तो वहां पर आपका अपराजित योग बनता है। दूसरा वर्धमान योग बनता है। ये क्या होता है? वर्धमान का, ये आपके जीवन में हमेशा वृद्धि करता जाएंगे। आप कभी पीछे मुड़ के देखेंगे। अगर आप सही तरीके से सही ट्रैक पे चल रहे हैं तो आप हमेशा आगे बढ़ते जाएंगे, कभी भी आपको पीछे मुड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। केतु यदि षष्ठम भाव में है तो ऐसे लोग लोन वगैरह तो ना ही लेते हैं, अगर लेंगे तो उसको सही समय पर चुकाते रहेंगे। उनका जो है ना आज की भाषा में तो सिविल अच्छा होता है। अच्छा। ऐसे लोगों को कभी भी पैसों की कोई कमी नहीं आती, क्योंकि ऐसे लोगों का शारीरिक मेहनत बहुत अच्छी करते हैं वो, और शरीर स्वस्थ रहता है, निरोगी रहता है। इसलिए षष्ठम भाव का अगर केतु है तो अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर अष्टम में केतु चले जाएं? लंबी आयु मिलेगी, आकस्मिक दुर्घटना के योगों से आपकी रक्षा होगी। इसके अलावा रहस्य के प्रति काफ़ी जिज्ञासा रहती है ऐसे लोगों के मन में कि जो कुछ भी है तो रहस्यों के प्रति, रहस्यमय जो विज्ञान है, ज्योतिष विज्ञान है, वास्तु विज्ञान है, तंत्र मंत्र है या आध्यात्मिकता है, ऐसे लोग स्वभाव से ही आध्यात्मिक होते हैं। केतु यदि अष्टम भाव में है तो मैं कहता हूं कि ऐसे लोग ज्यादातर इंट्रोवर्ट भी होते हैं। अच्छा। वो लोग बाह्य जगत से कम संपर्क रखते हैं। केतु चाहे अष्टम भाव में हो चाहे द्वादश भाव में हो। अच्छा। तो आंतरिक जीवन जीते हैं, वो अंतर्मुखी जीवन जीते हैं, उन्हें बाहर के लोगों से ज़्यादा मतलब नहीं होता, बाहर के जगत से ज़्यादा मतलब नहीं होता। अगर वो बाहर कुछ करते हैं तो उसमें भी वो अच्छी पोजीशन पे और अच्छी कंडीशन में काम करते हैं। और केतु जब 12वें में चला जाता है, संन्यास का योग बनाएगा। मोक्ष का कारक है। केतु यदि द्वादश भाव में है तो ये समझ जाए कि बस आपका ये जीवन अंतिम में जो कुछ करना है बस कर लीजिए, बस आपको फिर भगवान अपने पास बुला रहे हैं। ओके गुरुजी, ये तो हमने प्लैनेट्स को डिस्कस किया 6, 8, 12 में। मैं कुछ राजयोगों को भी बात करना चाहूँगी। जैसे कि कहा जाता है कि अगर 6 का मालिक यानी 6th लॉर्ड जो आपका है, आप देख लीजिए कि आपकी कुंडली में 6th हाउस में कौन सा नंबर लिखा है, उसका जो लॉर्ड है मतलब उस राशि का जो स्वामी है वो अगर 8th में चला जाए तो ये विपरीत राजयोग बनता है। इसके क्या रिजल्ट होते हैं? देखिए, विपरीत राजयोग जो है, राजयोग शब्द आ गया, ये सूचक है सौभाग्य का।
लेकिन लिखा विपरीत। हाँ। तो यानी कि बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत संघर्ष करना पड़ेगा, बहुत पुरुषार्थ करना पड़ेगा, हिम्मत नहीं हारनी होगी, तो आपके जीवन में राजयोग के द्वार उद्घाटित हो जाते हैं। तो यदि आपके जीवन में एक तो होता है सरल विपरीत राजयोग, एक होता है विपरीत राजयोग, एक होता है महाविपरीत राजयोग। तो ये जो आगे जो विशेषण दिए जा रहे हैं, सरल मतलब कम मेहनत से भी आप सफलता प्राप्त कर लेंगे। विपरीत राजयोग है, मेहनत बहुत करनी पड़ेगी तब आपको सफलता मिलेगी। महाविपरीत राजयोग, बहुत संघर्ष करना पड़ेगा, तमाम लाइफ में उतार चढ़ाव देखने पड़ेंगे, तब कहीं जाकर के आपको सफलता मिलेगी। क्या ये सफलता लॉन्ग लास्टिंग होती है या ये सिर्फ कुछ क्षणिक सफलता नहीं, होती है? राजयोग यदि आपकी जन्म कुंडली में है और एक बार आप सफलता के शिखर पर पहुंच गए, तो फिर आप सफलता के शिखर पर टिके रहते हैं। 6, 8, 12 से और कौन कौन से राजयोग बनते हैं गुरुजी? ये 3 राजयोग आपको पता है, आपको सरल विपरीत राजयोग, विपरीत राजयोग और महाविपरीत राजयोग। इनकी पोजीशन क्या होती है? कैसे? जैसे 6 का मालिक अगर 8 में चला गया तो ये विपरीत राजयोग हो गया। ऐसे ही जो महाविपरीत राजयोग होता अष्टम है, भाव का स्वामी 12th हाउस में चला जाए तो महाविपरीत राजयोग बन जाता है। और यही एक्सचेंज हो जाए 8th लॉर्ड इन 12th लॉर्ड इन 8th। हाँ, सेम। इसके अलावा एक और बात विचार करनी चाहिए कि षष्ठम भाव का या अष्टम भाव का स्वामी अगर दसम भाव में आके बैठ जाए या एकादश भाव में आके बैठ जाए तो यही पोजीशन नेगेटिव भी हो जाती है। वहां ये अफल कारक कहे जाते हैं, मतलब इनका कोई फल नहीं मिलेगा। मान लीजिएगा कि षष्ठम भाव का स्वामी है बुध और बुध कारक है व्यापार का, अर्थ का, और वो आके बैठा हुआ है 10th हाउस में या 11th हाउस में। 11th हाउस यानी कि आपकी सोर्स ऑफ इनकम अच्छी होनी चाहिए, व्यापार अच्छा चलना चाहिए। लेकिन षष्ठम भाव का स्वामी है, वहां पर अगर 3 नंबर लिखा हुआ है और वो आकर के अगर 10th हाउस में या 11th हाउस में बुध बैठा हुआ है तो वहां पर आपका व्यापार अच्छा नहीं चलेगा। वहां पर हम कहेंगे कि आपको नौकरी करना ज्यादा अच्छा है। ऐसे ही यदि अष्टम भाव का स्वामी है मंगल, मान लीजिए वहां अगर 8 लिखा हुआ है या 1 लिखा हुआ है और मंगल आके बैठा हुआ है 11th हाउस में या 10th हाउस में, तो वहां भी पोजीशन आपकी नेगेटिव रहेगी, आप अपने पुरुषार्थ को प्रकट नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए अशुभ ग्रहों के स्वामी यदि शुभ ग्रह में जाके शुभ घर में जाके बैठ जाएं तो वहां उनकी पोजीशन अफल कारक हो जाती है, वहां कोई उनका अच्छा परिणाम नहीं मिलता। गुरुजी 6, 8, 12 में उच्च के ग्रह अच्छा रिजल्ट देते हैं या नीच के ग्रह? हाँ, देखिएगा, मैंने कहा कि माइनस माइनस इज इक्वल टू प्लस हो जाता है। देखिएगा, किसी भी ग्रह को मैं कहता हूं कि उच्च और नीच ये केवल ज्योतिष की व्याख्या है, ज्योतिष की भाषा है। कोई भी ग्रह ना तो उच्च का होता है ना नीच का होता है, सभी ग्रह अपनी पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी देते हैं। जो ग्रह नेगेटिविटी दे रहे हैं या कोई भी ग्रह शत्रु राशि में बैठे हुए हैं तो उनका फल वहाँ कम हो जाता है। कोई भी व्यक्ति यदि शत्रु घर में होगा तो उसके अंदर कितना भी पुरुषार्थ हो, कितना भी पराक्रम हो, लेकिन वो बैठा अगर शत्रु के घर में है तो अपना पराक्रम प्रकट नहीं कर सकता। इसलिए हमें ये देखना जरूरी है कि ग्रह कहाँ पर बैठे हुए हैं, किस पोजीशन में है और किस डिग्री में है। क्या लग्न को भी देखना चाहिए हमें? हाँ, देखिएगा, केवल त्रिक भाव से काम नहीं चलेगा। जन्म कुंडली का एक तरीके से जो मुख्य भाव है वो है लग्न। लग्नेश की स्थिति क्या है, राशि की स्थिति क्या है, ये दोनों चीज सबसे महत्वपूर्ण है। लग्नेश किस पोजीशन में बैठे हुए हैं, क्या स्थिति में बैठे हुए हैं, किस घर में बैठे हुए हैं, किस राशि में बैठे हुए हैं, इन सब चीजों से आपके पूरे जीवन का निर्धारण किया जा सकता है। और वर्तमान में केवल लोग लग्न और राशि को देखते हैं, लेकिन जैन ज्योतिष इससे और थोड़ा सा आगे जाता है। वो कहते हैं कि नक्षत्र का भी आपको ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि अलग अलग नक्षत्रों की अलग अलग विद्या है और अलग अलग उनका प्रभाव है। हम केवल राशि और ग्रहों को देखते हैं जन्म कुंडली में, नक्षत्र के पीछे नहीं जाते हैं। नक्षत्र का कौन सा चरण है, हर एक चरण का प्रभाव हमारे जीवन में पड़ता है। तो एक नक्षत्र के 4 चरण होते हैं, 2.5 नक्षत्र की एक राशि मानी जाती है। तो अलग अलग राशियों में अलग अलग नक्षत्रों का क्या प्रभाव है ये भी हमें चेक करना चाहिए। तो जब हम फलादेश की बात करते हैं या जीवन के पूर्ण दृष्टिकोण की जब बात करते हैं तो उसमें नक्षत्र क्या कह रहा है, आपका राशि का स्वामी क्या कह रहा है, आपका लग्न का स्वामी क्या कह रहा है, और वर्तमान दशा किसकी चल रही है, अंतर दशा चल रही है, ये सब चीजें देख करके फिर पूरा फलादेश किया जाता है। मान लीजिए किसी की कुंडली में 6, 8, 12 बहुत स्ट्रांगली प्लेस्ड हो, वहाँ पे अच्छे क्रूर ग्रह बैठे हों और अच्छा फल दे रहे हों, और मान लीजिए नीच के हों तो और भी आप कह रहे हैं अच्छा फल मिलेगा, तो ये फल एक्टिवेट कब होगा? पूरे जीवन भर तो ये फल नहीं मिलता रहेगा। अलग कुंडलियों में अलग अलग जीवन में कुंडली के अलग अलग घर एक्टिवेट होते हैं। आयु के हिसाब से भी देखा जा सकता है या वर्तमान दशा के हिसाब से देखा जाता है। ठीक है, तो वर्तमान में दशा किसकी चल रही है, तो
अगर आपकी जन्म कुंडली में जो षष्ठम भाव में ग्रह है या अष्टम भाव में ग्रह है या 10 भाव में ग्रह है, उसकी जब महादशा आएगी तो उसका फल हमें दिखाई देखने को मिलेगा। महादशा के काल में, अंतदशा के काल में। महादशा, अंतर्दशा और फिर प्रत्यंतदशा। तो प्रत्यंतदशा का भी शॉर्ट पीरियड हो गया, महादशा एक बड़ा पीरियड होगा, तो उस समय हमें उसका फल दिखाई पड़ता है। तो गुरुजी, भाव का मालिक जो है उसकी दशा में ये फल मिलेगा या भाव में जो ग्रह बैठा है उसकी दिशा में फल मिलेगा? भाव में जो ग्रह बैठा हुआ है, भावेश की जो दशा है वो तो अशुभ फल देने जाएगी। मान लीजिए अगर षष्ठम भाव का स्वामी है बुध, और बुध की जब दशा आएगी तो वो आपको आर्थिक हानि देकर के जाएगी, चाहे बुध वहीं बैठे हों। हाँ। तो लग्नेश बचाएगा नहीं, क्योंकि अगर मेष लग्न की कुंडली है तभी अष्टम षष्टम का मालिक बुध हुआ, तो और बुध वहीं बैठे हैं तो अपने घर को और अपने लग्न को तो बचाएंगे ना बुध। देखिए, लग्नेश की समस्याएं कम कर सकते हैं, अच्छा, पीड़ाएं कम कर सकते हैं, लेकिन आप ये कहें कि पूरा का पूरा एकदम ही उसे नष्ट कर दें, ऐसा नहीं होगा। कुछ ना कुछ आपको व्यापारिक रूप से हानि झेलनी पड़ेगी। गुरुजी, क्या ऐसा भी होता है कि जब 8th लॉर्ड या अष्टम भाव में बैठे ग्रह की दशा आती है तब व्यक्ति को हायर रेल्म से मैसेजेस मिलना शुरू हो जाते हैं, या उसको कहीं ना कहीं गुप्त विद्याओं का ज्ञान होना शुरू हो जाता है, या उसके जीवन में कोई ऐसा गुरु ही आ जाता है जो उसको इस तरीके के अकल्ट साइंस में ले जाए? ऐसा कोई मार्गदर्शक मिल जाता है कि उसका परामनोविज्ञान की तरफ आकर्षण बढ़ जाता है, और ऐसा व्यक्ति परामनोविज्ञान से अपनी आजीविका या अपने जीवन को संचालित करना प्रारंभ कर देता है। अभी तक गुरुजी मुझे ये समझ में आया कि 6, 8, 12 में जो अशुभ ग्रह होते हैं वो फिर भी एज कंपैरिजन टू शुभ ग्रह अच्छा फल देते हैं। तो अगर अशुभ ग्रह हैं और फिर भी कुछ दिक्कत आ रही है, उसके लिए क्या कुछ रेमेडीज की जा सकती हैं? हाँ, देखिएगा, षष्ठम भाव में यदि आप कोई भी कष्ट झेल रहे हैं, अभी आप सामान्य बात करते हैं, आपको जन्म कुंडली नहीं मालूम, आपके पास जन्म कुंडली नहीं है, या आप जन्म कुंडली पढ़ना नहीं जानते हैं, ठीक है, आप अपने जीवन में किसी भी प्रकार की बीमारी देख रहे हैं या कोई भी ऐसी रोग जिसके बारे में पता नहीं चल रहा क्या बीमारी है, ठीक है, इसके अलावा आपके जीवन में कर्जा बहुत बढ़ता चला जा रहा है, आपके बहुत सारे शत्रु हैं, तो कहीं ना कहीं आपका षष्ठम भाव एक्टिव है, जिसकी वजह से ये कष्ट आपके जीवन में आ रहे हैं। क्या करना है आपको? सबसे पहले ध्यान रखना है कि जो भी ग्रह कमजोर हैं उनका दान करना प्रारंभ कर दीजिए। अच्छा। और जो ग्रह कमजोर है कभी भी उनका दान मत लीजिए, ऐसी किसी से भी कोई गिफ्ट मत लीजिए जो आपकी जन्म कुंडली में ग्रह कमजोर है, ठीक है, कमजोर ग्रहों का गिफ्ट नहीं लेना है, उन्हें दान करना है, ठीक है। इसके अलावा जो हमारी जन्म कुंडली में स्ट्रॉन्ग ग्रह हैं उनका दान नहीं करना है, उनका दान ले सकते हैं, ठीक है। हमें अपनी कमजोरी बांटनी है और अपनी अच्छाइयां, अपनी मजबूती को बांटना नहीं, उसे संभाल के रखना है। तो यदि आप इस तरह की कोई पीड़ा झेल रहे हैं कि आपके जीवन में बहुत सारे शत्रु हैं, बहुत सारे बीमारियां हैं, या बहुत सारा लोन आपके ऊपर है, कर्जा बहुत सारा आपके ऊपर है, तो इस केस में आपको अपनी राशि के इष्ट मंत्र की साधना करनी है। मैं कहता हूं कि आप यदि जैन धर्म को फॉलो करते हैं तो श्री वासपूज्य भगवान की आपको विशेष रूप से आराधना करनी चाहिए। श्री वासपूज्य भगवान महालक्ष्मी के कारक माने जाते हैं, ये 12वें तीर्थंकर हैं। आप जब इनकी आराधना करते हैं तो इससे आपके जीवन में जो भी दिक्कतें हैं वो ठीक होना शुरू हो जाती हैं। वैदिक परंपरा को यदि आप फॉलो करते हैं तो मैं कहूँगा कि आपको विशेष रूप से श्री गणेश जी की आराधना करनी चाहिए, इससे आपके जीवन में विघ्न का नाश होता है। अब हम बात करते हैं अष्टम भाव की। अष्टम भाव जो कारक है वो मृत्यु को कारक है। तो यदि आपके जीवन बार बार अकाल मृत्यु के योग बन रहे हैं, एक्सीडेंट हो रहे हैं, बार बार आपकी गाड़ी कहीं जाके ठुक रही है, या कोई ऐसी बीमारी है जो मृत्यु तुल्य आपको कष्ट दे रही है कि मृत्यु तो नहीं आ रही लेकिन बहुत पीड़ा आप झेल रहे हैं, आपके पूरे शरीर में कोमा हो गया है, पूरा शरीर पैरालिसिस हो गया है, या कोई और आप कष्ट झेल रहे हैं। इसके अलावा लोगों को रात में बुरे बुरे सपने आते हैं, रात को नींद नहीं आती है। तो अगर ऐसी कोई समस्या आप झेल रहे हैं तो इस केस में आपको करना चाहिए कि जो भी अस्पताल है, अस्पताल के बाहर जो गरीब लोग बैठे होते हैं, आप उनको भोजन वितरण करके आइए, आप उन्हें मिष्ठान वितरण करके आइए, और अपने जीवन में संकल्प कर लीजिए। मैं सबके लिए कहता हूं कि यदि आप अकाल मृत्यु से बचना चाहते हैं तो सबसे पहले तो आपको आराधना करनी है श्री पार्श्वनाथ भगवान की। जैन तीर्थंकर हैं, 23वें तीर्थंकर हैं। श्री पार्श्वनाथ भगवान की आप आराधना करेंगे तो इससे आपके जीवन में जो अकाल मृत्यु के योग है वो नष्ट हो जाते हैं। इसके अलावा यदि आप वैदिक परंपरा को फॉलो करते हैं तो अस्पताल के बाहर बैठे हुए गरीबों को आप भोजन दान दें, और विशेष रूप से आप शिव जी की आराधना करें, शिव जी का अभिषेक करें, तो आपके जीवन में अकाल मृत्यु के योग जो है वो नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि मृत्युंजयी है।
बात करते हैं द्वादशवें भाव की। आपको रात में नींद नहीं आ रही है, अनिद्रा के शिकार हैं, डिप्रेशन में हैं, मानसिक रोग आपके जीवन में चल रहे हैं, मानसिक विकलता चल रही है, या आप बहुत प्रयास तो कर रहे हैं लेकिन आपके जीवन में प्रमोशन के योग नहीं बन पा रहे हैं, आप विदेश जाना चाहते हैं लेकिन नहीं जा पा रहे हैं, तो ये सारी की सारी समस्याएं यदि आप झेल रहे हैं, खर्चे बहुत हैं, व्यर्थ के खर्चे हैं, जितनी इनकम नहीं है उससे कई गुना ज़्यादा खर्चे आपके हो जाते हैं, आपको पता नहीं चलता कहाँ खर्चे हो जाते हैं। तो ये सारी की सारी समस्याएं यदि आप झेल रहे हैं तो आपके जन्म कुंडली का 12th हाउस नेगेटिव है, जिससे खर्चे बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। तो ऐसे केसेज में आपको करना चाहिए कि आप अपनी आमदनी का 6% दान में निकालिए। जो चीज आप अपनी लाइफ में बढ़ाना चाहते हैं, जैन आगम कहता है उसे बांटना प्रारंभ कर दीजिए। अच्छा। तो जो भी आप अपनी लाइफ में बढ़ाना चाहते हैं उसे देना शुरू कर दीजिए, तो वो रिवर्ट होकर के कई गुना होकर आपको वापस मिल जाता है। तो इसलिए आपको फिर दान देना चाहिए। ऐसी बहुत सारे कथानक हमने पढ़े हैं कि जिन्होंने दान देने की शुरुआत की तो आज वो कहां से कहां पहुंच गए। तो जो भी आपकी सामर्थ्य है, जो भी आपकी शक्ति है, उससे बांटना शुरू कर दीजिए। कई बार मेरे पास कोई इनकम ही नहीं है, मेरे ऑलरेडी बहुत सारे खर्चे हो रहे हैं, आप दान में निकलना शुरू कीजिए। साथ ही साथ हम ऐसे जातकों के लिए कहते हैं कि आप जो है गुरु की आराधना करना प्रारंभ करें। ओम श्री गुरुवे नमः। अपनी लाइफ में किसी ना किसी को गुरु बना लीजिए, क्योंकि जिनके जीवन में गुरु नहीं उनका जीवन शुरू नहीं। जब आपके ऊपर गुरु की कृपा होगी तो आपके जीवन में ये सारी की सारी समस्याएं समाप्त होना शुरू हो जाएंगी। बिल्कुल। गुरुजी, आपने अभी जब अष्टम भाव की रेमेडी बताई तो उसमें आपने एक शब्द इस्तेमाल किया, मृत्यु तुल्य कष्ट, जहाँ पर जनरली हम मृत्यु तुल्य कष्ट मानते हैं शारीरिक पीड़ाओं को, शारीरिक दुख दर्दों को, लेकिन मानसिक मृत्यु तुल्य कष्ट भी तो होता है। ऐसे मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं जिनकी लाइफ लोगों ने इतनी ख़राब कर दी है कि उनको लगता है कि ये तो मतलब मृत्यु से भी भयंकर है, अब तो ईश्वर आप मुझे उठा लो। क्या वो भी हम 8th हाउस से देखते हैं? देखिएगा, शारीरिक कष्ट तो झेले जा सकते हैं, मानसिक कष्ट नहीं झेला जा सकता। जितने भी लोगों ने अपनी लाइफ में की है, अटेम्प्ट किए हैं, वे लोग शारीरिक रूप से परेशान नहीं थे, वे लोग मानसिक रूप से परेशान थे। तो मानसिक विकलता इतनी हाई होती है कि वे अपने शरीर को नष्ट कर देते हैं। तो इसलिए मानसिक कष्ट यदि आप झेल रहे हैं तो आपको देखना चाहिए कि आपके जन्म कुंडली में बुध की पोजीशन क्या है। बुध, चंद्रमा नहीं? हाँ, चंद्रमा जो है वो इमोशंस का कारक है। ओके। अगर आपकी जन्म कुंडली में चंद्र ग्रहण योग बन रहा है, चंद्रमा के साथ में राहु यदि बैठा हुए हैं, तो ऐसी पोजीशन में आपका इमोशंस बिगड़ जाएंगे, आप बहुत ज्यादा भावुक हो जाएंगे, आपके साथ किसी ने कुछ भी कह दिया आप उस बात को लेके बैठे रहेंगे। ठीक है। आपकी यदि बुद्धि बहुत स्ट्रांग है, आप सही और गलत का फेर जानते हैं, तो चंद्रमा मन का कारक जरूर है, लेकिन यदि आपकी बुद्धि स्ट्रांग है तो आप भेद कर सकते हैं सही और गलत क्या है। यस। ठीक है। तो इसलिए आपको बुध की पोजीशन देखनी है, साथ में चंद्र ग्रहण योग आपकी जन्म कुंडली बन रहा है तो उसका निवारण करना चाहिए। ऐसे जातकों के लिए हम कहते हैं कि रोजाना श्री चंद्रप्र भगवान की आराधना करें, जो कि अष्टम तीर्थंकर हैं। रात्रि में बहुत देर तक ना जागें। ये मैं सभी के लिए कहना चाहता हूं कि रात्रि में यदि आप बहुत देर तक जाग रहे हैं तो इससे आपका चंद्रमा खराब हो रहा है। कालांतर में ये आपको मानसिक अशांति देगा, अनिद्रा का शिकार कराएगा। अपने तकिए के नीचे सौंफ और खाड़ इसकी एक पोटली बना के रखेंगे तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा। और अपने रूम में लेवेंडर ऑयल या लेवेंडर के कोई पौधे आप लगा के रखेंगे तो भी ये आपके लिए अच्छा रहेगा। बिल्कुल गुरुजी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए। और आपने त्रिक भावों में खराब ग्रह जो माने जाते हैं, शुभ ग्रह, उनके फलों पर बताया। और मुझे लगता है सबने सबने अपना अपना बर्थ चार्ट खोल के अभी तक चेक कर लिया होगा कि उनकी त्रिक भावों यानी 6, 8, 12 की पोजीशन क्या है। एक बात जो आपने कही वो मुझे बहुत अच्छी लगी और मैं चाहती हूँ कि मेरे सारे दर्शक वो इम्प्लीमेंट भी करें अपनी लाइफ में, कि जो आप पाना चाहते हो ना जीवन में वो आप बांटना शुरू करो। और मुझे लगता है हम सबका गोल एक ही है। अगर मैं भौतिक संसार की बात करूं, हमें खुशी तो चाहिए, पैसा भी क्यों चाहिए खुशी के लिए, लेकिन हम खुशी बांट नहीं पाते हैं गुरुजी। खुशी चाहिए सबसे, पर खुशी बांटने की जब बारी आती है वहाँ पे कंजूसी कर देते हैं। तो आप सभी के लिए एक ही एडवाइस है जो गुरुजी ने भी कहा कि जिस चीज़ की कमी हो उस चीज़ को बांटिए और फिर देखिए कि कैसे वो चीज़ बढ़ती जाएगी और दिन दूनी रात चौगनी आप तरक्की करेंगे। कैसा लगा आपको पॉडकास्ट मुझे बताते हुए जाइएगा। जुड़े रहिए स्पीकिंग ट्री के साथ। नमस्कार।